अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। थोड़ी ही देर में वो सब मित्तल मैंशन पहुंच गए। आदित्य कार से बाहर निकल आया। शुभी भी बाहर निकली तो आदित्य की नज़र शुभी के पैरों पर गई। उसको पैर में चोट लगी थी। उसने कोई फुटवेयर नहीं पहनी थी। खुशी ने उसको फुटवेयर पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उसको उन्हें पहनने से दर्द हो रहा था। शुभी जैसे ही बाहर निकल कर आई, आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। शुभी ने सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसे शर्माने लगी। वह आदित्य से बोली, मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतार दीजिए। आदित्य ने उसे गुस्से से देखा तो वह चुप हो गई। आदित्य ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए सपना जी को देख लिया था। उसने सपना जी से कहा, आंटी, डॉक्टर को फोन कीजिए और उसे अभी आने के लिए बोलिए। सपना जी ने पहले तो शुभी और आदित्य को देखा, फिर बिना कुछ कहे जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और फोन लगाने के लिए चली गई। आदित्य ने रूम में पहुंचकर शुभी को बेड पर बैठाया। वो वहां से उठकर जाने को हुआ तो शुभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा था ना कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आदित्य शुभी के पास बैठा और उसके हाथ को पकड़कर किस करते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस डॉक्टर को फोन कर दूं। देखो तुम्हें कितनी चोट आई है। शुभी ने जिद करते हुए कहा, नहीं आप यहीं पर बैठकर उन्हें फोन कर लीजिए, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आदित्य भी शुभी की बात मानते हुए वहीं बैठ गया और उसने अपने फोन से समीर को ऊपर अपने रूम में आने का मैसेज कर दिया। समीर, खुशी और रचना वहीं लिविंग रूम में बैठे थे। खुशी समीर को बता रही थी कि किस तरह निशांत और शुभांगी की मुलाकात उनके फार्म हाउस पर हुई थी और शायद तभी से निशांत शुभी के पीछे पड़ गया। रचना अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए पूरे घर को अच्छे से देख रही थी। उसके मन में बस एक यही सवाल था कि शुभांगी अगर शादीशुदा है तो उसने यह बात क्यों छुपाई। समीर ने अपने फोन पर आदित्य का मैसेज पढ़ा तो वह खुशी से बोला, चलो, आदि अपने रूम में बुला रहा है। खुशी ने रचना की तरफ देखते हुए समीर से कहा, पहले तुम एक काम कर दो, ड्राइवर को रचना को उसके घर तक ड्रॉप करने को बोल दो। खुशी ऊपर आदित्य के रूम की तरफ बढ़ गई और रचना समीर के पीछे पीछे बाहर चली गई। खुशी आदित्य के रूम के पास पहुंची तो उसने रूम खुला पाया। उसने डोर पर नॉक किया तो आदित्य ने उसे अंदर आने का इशारा किया। आदित्य ने खुशी से पूछा, सैम कहाँ है? खुशी, वो बस आ ही रहे हैं। तभी समीर और डॉक्टर दोनों अंदर रूम में आते हैं। डॉक्टर शुभी का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, भाभी बिल्कुल ठीक है, बस पैर को थोड़ा पानी से दूर रखें। शुभी बड़े ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। तभी वह अचानक से बोली, और मेरे फेस का क्या? ये रेडनेस तो चली जाएगी ना, वरना मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। खुशी और समीर शुभी की बात पर मुस्कुराने लगे। आदित्य बस एकटक शुभी को देख रहा था। डॉक्टर राकेश भी शुभी की मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, रेडनेस बिल्कुल चली जाएगी, मैंने जो ऑइंटमेंट दिया है वह लगाना मत भूलिएगा। शुभी ने जल्दी से अपने सिर को हाँ में हिलाया। डॉक्टर राकेश को समीर बाहर तक छोड़ने गया। राकेश ने समीर से पूछा, भाभी की उम्र क्या है? क्यों? समीर ने चौंकते हुए पूछा। काफी इनोसेंट है और फेस से भी पता चल रहा है कि उम्र ज्यादा नहीं है उनकी, राकेश ने समीर से कहा। समीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ 21 साल की है। राकेश, भाभी के साथ यह सब किसने किया? मतलब किसकी इतनी हिम्मत हुई है? समीर कुछ बोलता उससे पहले अनीता जी अंदर आते हुए राकेश के पास आए और बोली, कैसी है मेरी बच्ची? वह ठीक तो है ना? राकेश ने अनीता जी को शांत करते हुए कहा। दादी जी, भाभी बिल्कुल ठीक है, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। अनीता जी को सपना जी ने फोन करके सब बता दिया था। राकेश ने समीर से हाथ मिलाते हुए कहा, चलो बाद में मिलते हैं, और वह चला गया। समीर भी दादी के साथ ऊपर आदित्य के रूम में पहुंच गया। खुशी
शुभी के पास बैठी हुई थी। अनीता जी अंदर पहुंची तो शुभी की नज़र अनीता जी पर गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, दादी। अनीता जी शुभी के पास आए और आदित्य को देखकर उससे बोली, शुभी को चोट कैसे लगी? दादी आप मेरे साथ आइए। समीर दादी को अपने साथ बालकनी में ले गया। समीर ने दादी को सब कुछ बता दिया जो भी कॉलेज में हुआ। अनीता जी बोली, कौन है ये निशांत, पता लगाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को छूने की? तभी आदित्य बालकनी में आते हुए बोला, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं उस लड़के की वो हालत कर दूंगा कि वह आगे से किसी लड़की को देखने लायक नहीं रहेगा। आदित्य समीर के सामने आते हुए बोला, मुझे उस लड़के की पूरी डिटेल चाहिए और खुशी को बोल देना कि उसे आज ही के आज कॉलेज उस लड़के को रेस्टिगेट कर दे। समीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे आदित्य को बताएं कि निशांत कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं बल्कि निशा का भाई है, पर बताना तो पड़ता ही, इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत करके आदित्य से कहा, आदि निशांत कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, वह निशा का भाई है, निशा शर्मा। आदित्य ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका फेस जो कि एक्सप्रेशन लेस था अब कठोर दिखने लगा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, निशा का भाई? वह शुभी को कैसे जानता है? क्या निशा को मेरे और शुभी के बारे में सब कुछ पता है? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब निशा का किया हुआ है? वह मुझसे बदला लेने के लिए शुभी को इस सब के बीच में लेकर आ रही है। समीर को आदित्य को देखकर अंदाजा हो गया था कि वह अब बहुत गुस्से में है। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। निशा भाभी और तेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। वो तो निशांत ने भाभी को जब भाभी खुशी के साथ फार्म हाउस पर गई थी तब देख लिया। निशा के साथ निशांत भी वहां आया था, बस तब से शायद निशांत भाभी के पीछे पड़ गया। अनीता जी चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। आदित्य ने गुस्से में कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि निशांत किसका भाई है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, उसके घर का पता, सब कुछ। तू बस मुझे खुशी से उसका नंबर और उसका घर का पता लाकर दे। समीर ने आदित्य को समझाते हुए कहा, देख आदि, पहले मेरी बात सुन। तुम दोनों की शादी के बारे में अभी किसी को भी कुछ नहीं पता, इसलिए तू कुछ भी स्टेप लेगा तो सबको तुम्हारी शादी के बारे में पता चल जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देता हूं और उस पे ऐसे चार्जेस लगवाऊंगा कि वह जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। आदित्य ने गुस्से में समीर के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को हमारी शादी के बारे में पता चलता है या नहीं। मैंने तुझसे जितना कहा है बस उतना कर, मुझे उसके घर का पता चाहिए बस। अनीता जी ने आदित्य को डांटते हुए कहा, आदि सैम को छोड़ो और मुझे सैम की बात बिल्कुल सही लग रही है। वह जेल में रहेगा तो कम से कम शुभी के पास दोबारा आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आदित्य ने समीर की कॉलर को छोड़ते हुए अनीता जी से कहा, पर दादी। अनीता जी ने बीच में ही आदि की बात काट दी और बोली, सैम सही कह रहा है। तुम कुछ भी स्टेप लोगे तो सबको तुम्हारी शादी के बारे में तो पता चल ही जाएगा और तुम तो चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारी शादी के बारे में किसी को पता चले। हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि इस सब से सबसे पहले तुम्हारी शादी के बारे में निशा को पता चल जाएगा और अगर उसे पता चला तो वह तुम्हारी वजह से शुभी को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगी। जब तक तुम निशा का चैप्टर नहीं क्लोज कर देते तब तक तुम्हारी शादी के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अनीता जी जाने लगी पर वह रुकी और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, इस बात का ध्यान रहे कि तुम निशांत के पास बिल्कुल नहीं जाओगे। समीर इस मैटर को हैंडल कर लेगा। इतना बोलते हुए अनीता जी वापस रूम के अंदर चली गई। अनीता जी के जाने के बाद आदित्य ने समीर की तरफ देखते हुए कहा,
तू जब तक कुछ नहीं करेगा जब तक मैं तुझे करने को ना बोलूं, और मुझे तू निशांत के बारे में पता करके बता। ये पता कर कि आज रात वो कहीं जाने वाला है या अपने घर पर ही रहेगा। समीर ने आदित्य के बाजू को पकड़ते हुए कहा, तू क्या करने की सोच रहा है? देख आदि, भाभी मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ निशांत को छोड़ूंगा नहीं, बस तू अपने गुस्से की वजह से कोई गलत स्टेप मत ले लेना। आदित्य बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। समीर भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गया। रूम में शुभी अनीता जी की गोद में अपना सिर रख कर लेटी हुई थी और खुशी भी वहीं पर बैठी थी। समीर ने खुशी को बाहर आने का इशारा किया। खुशी रूम से बाहर निकल गई। मैं जा रहा हूँ, तुम अभी चल रही हो मेरे साथ? समीर ने रूम से बाहर निकलते हुए खुशी से पूछा। खुशी बोली, नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, कार भेज देना। ठीक है। समीर ने ये कहते हुए खुशी को हग किया। खुशी ने भी उसे उसके गाल पर हल्के से बेबी किस किया और वह रूम में वापस आ गई। समीर भी चला गया। शुभी अपने रूम से उन दोनों को देख रही थी। खुशी को समीर को किस करते देख उसे भी याद आया कि उसने भी आदित्य के फोर्स करने पर आदित्य को किस किया था। ये सब याद करते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और एक प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। वो इस समय निशांत के बारे में भी भूल गई थी। आदित्य बाथरूम से बाहर आया तो उसने अनीता जी से कहा, दादी मैं स्टडी रूम में हूँ, आज मैं घर से ही काम करूंगा। इतना बोलकर वह शुभी की तरफ देखते हुए बाहर निकल गया। खुशी और अनीता जी ने शुभी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे अपनी बातों में एंगेज करके रखा। पूरा दिन यूं ही उन तीनों का हंसी मजाक में निकल गया। शुभी भी अब निशांत के बारे में भूल गई थी। रात के 8 बज चुके थे। अनीता जी, खुशी, शुभी और संजीव जी चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। संजीव जी को भी सब पता चल गया था, पर उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि शुभी को फिर से सब कुछ याद आ जाए। अनीता जी ने मायरा को आदित्य को बुलाने के लिए भेजा। आदित्य दिन भर से अपने स्टडी रूम में ही था। मायरा के बुलाने के थोड़ी ही देर बाद आदित्य नीचे आ गया। सबका डिनर हो जाने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठे थे। आदित्य वापस से अपने स्टडी रूम में चला गया था। तभी डोर बेल की आवाज सुन मायरा ने डोर ओपन किया। समीर अंदर आया। वो खुशी को लेने आया था। उसने खुशी को देखते हुए कहा, हम अभी चलते हैं, मैं आदि से मिलकर आता हूँ। खुशी ने हाँ में सिर हिलाया। समीर स्टडी रूम में पहुंचा तो आदित्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने देख लिया था कि समीर अंदर आया है। समीर ने आदित्य से कहा, मैंने निशांत के बारे में सब पता लगा लिया है, तुझे उसकी सारी डिटेल सेंड कर दी है। आदित्य खम्मम। समीर फिर से बोला, तूने पता लगाया निशा के बारे में? आदित्य ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, वही कर रहा हूँ, कल तक उसके बारे में मुझे सब पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि 6 महीने में वह इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन गई। समीर बोला, हाँ, ये सोचने वाली बात है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि वह तेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों तुझे बर्बाद करना चाहती है, जबकि 3 साल पहले तो तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। तेरे सभी सवालों के जवाब मैं कल दूंगा, आदित्य ने समीर से कहा। ठीक है, समीर ने कहा। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। आदित्य ने कम इन बोला तो आदित्य का एक आदमी उसके पास एक पैकेट रखकर वापस चला गया। आदित्य ने अपना लैपटॉप साइड में रखकर उस पैकेट को खोलकर देखा। समीर ने जब उस पैकेट का सामान देखा तो वह आदित्य से बोला, ये सब क्या है, तू क्या करने की सोच रहा है? आदित्य के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, जो भी करूंगा सुबह तक तुझे पता चल जाएगा। समीर आगे कुछ बोलने वाला होता है कि आदित्य उसे अपना हाथ दिखाकर मना कर देता है बोलने से। समीर फिर कुछ नहीं बोलता, वह वहां से उठकर चला जाता है। खुशी और समीर के जाने के बाद शुभी धीरे धीरे चलकर अपने रूम तक आती है। वह अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और इधर उधर आदित्य को देखने लगती है। उसे आदित्य कहीं पर भी रूम में नहीं दिखता तो वह सोचती है,
शायद अभी भी स्टडी रूम में ही होंगे। यही सोचते हुए वह वहां पर रूम में रखी टेबल पर रखे पानी के पास जाती है। वह पानी पी रही थी, तभी उसकी नज़र बालकनी के खुले डोर पर जाती है। बालकनी की लाइट भी ऑन थी, तो वह अपने आप से बोली, कहीं बालकनी में तो नहीं बैठे। ये सोचते हुए वह चलकर बालकनी की तरफ जाने लगती है। जब वह बालकनी में पहुंची तो वह देखती है कि आदित्य सिगरेट पीते हुए फोन चला रहा था। उसे आदित्य पर गुस्सा आने लगता है और वह चलकर आदित्य के पास खड़ी हो जाती है। आदित्य को एहसास हो जाता है कि शुभी उसके बगल से खड़ी हुई है। वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो शुभी उसके मुंह से सिगरेट लेकर फेंक देती है और अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोली, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सिगरेट मत पिया कीजिए, फिर क्यों पिया आपने? आदित्य को शुभी को इस तरह देखकर हंसी आ गई। वो हंसने लगा। शुभी उसको अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए देखने लगी। फिर वह बोली, आपको क्या लग रहा है कि मैंने क्या कोई जोक मारा है जो आप ऐसे हंस रहे हैं? आदित्य ने शुभी का हाथ पकड़ते हुए उसे घुमा दिया और फिर उसको पीछे से गले लगाते हुए अपना चेहरा उसके कंधे पर रखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुभी चिढ़ते हुए बोली, आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। मैंने आपसे क्या पूछा, आपने सिगरेट क्यों पी? अब मैं आपसे बात ही नहीं करने वाली। शुभी अपने आप को छुड़वाते हुए आदित्य से दूर होने लगती है, पर आदित्य एक झटके में शुभी को अपने करीब करता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर रूम में ले आता है। आदित्य शुभी को आराम से बेड पर बैठा देता है और खुद भी उसके सामने अपने नीस पर बैठते हुए बोला, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि सिगरेट ना पीऊं। इतना बोलते हुए वह शुभी के ऊपर झुकते हुए शुभी के होठों पर हल्के से किस कर लेता है और फिर साइड में लेट जाता है। शुभी तो अभी भी आदित्य की हरकत की वजह से होश में नहीं थी। जैसे ही आदित्य उसके साइड में लेटता है, तब वह अपने होश में वापस आ जाती है और आदित्य से गुस्सा होते हुए बोली, आप मुझे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और हर बार सिगरेट पीते हैं। आदित्य शुभी का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और फिर अपने हाथ से उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। इतना बोलकर आदित्य शुभी का सिर अपने सीने से लगा लेता है और उसे बच्चे की तरह सुलाने लगता है। शुभी चेहरा उठाते हुए बोली, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है और आप छोड़िए मुझे। आदित्य शुभी को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वह सो नहीं रही थी। वो अपने आप को आदित्य से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से शुभी के कंधों को पकड़कर बोलता है, क्यों मेरे करीब रहना अच्छा नहीं लगता क्या तुम्हें? शुभी हिलना डुलना बंद कर देती है और आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को रियलाइज होता है कि वह फिर से अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। वह शुभी से कुछ बोलने ही वाला था कि शुभी ने अपने होठ आदित्य के होठों से जोड़ दिए। इस अनएक्सपेक्टेड किस से आदित्य हैरान था, क्योंकि शुभी कभी उसको किस नहीं करती थी। वह तो दूर भागती थी, हमेशा वही पहल करता था। शुभी ने अपने होंठ आदित्य के होठों से दूर कर लिए। अचानक किस करने की वजह से आदित्य हैरान था। उसकी पकड़ भी शुभी पर ढीली हो गई थी। शुभी ने इस बात का फायदा उठाकर आदित्य से अलग होकर अपनी साइड पर आदित्य की तरफ अपनी पीठ करके लेट गई। आदित्य शुभी के किस करने की वजह से हैरान भी था और खुश भी, पर जैसे ही शुभी उससे दूर हुई उसको अच्छा नहीं लगा। वो उसके करीब जाते हुए उसको पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? शुभी ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी, वह चुपचाप लेटी रही। आदित्य ने फिर से उसके कान में धीरे से कहा, मैंने कुछ पूछा है। शुभी अपने मन में अपने आप से बोली, अरे यार, क्या बोलूं? मन किया तो कर दिया बस। कितनी बार इन्होंने भी तो मुझे किस किया है बिना मुझे पूछे। तब मैंने कुछ कहा। फिर शुभी ने धीमी आवाज में आदित्य से कहा, सॉरी, गलती से हो गया। आदित्य ने शुभी के कान पर हल्के से किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये गलती तुम डेली क्यों नहीं करती?
शुभी ने आदित्य की बात सुनी तो वह हैरान थी। उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से आदित्य की तरफ पलट गई और उससे बोली, क्या मतलब आप मुझसे गुस्सा नहीं है? नहीं। मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आदित्य शुभी से बोला। शुभी ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगा कि आप गुस्सा होंगे क्योंकि मैंने आपको किस कर लिया। आदित्य मुस्कुराया और बोला, तुम ना बेवकूफ हो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तुम मुझे किस कर सकती हो और मेरे कहने का ये मतलब, ये क्या किया? ये था कि मैं तुमसे पूछ रहा था कि इतनी छोटी सी किस से मेरा क्या होगा। फिर आदित्य ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा, तुम्हें तो ठीक से किस करना भी नहीं आता, लेट मी शो यू। क्या? शुभी हैरान होते हुए बस इतना ही कह पाई थी कि तभी आदित्य ने उसे अपने और करीब करते हुए अपने होंठ शुभी के होठों से जोड़ दिए और उसे किस करने लगा। आदित्य उसे काफी पैशनेटली का छोटी ईसा कर रहा था। शुभी की अब सांसें उखड़ने लगी थी। पर आदित्य तो जैसे शुभी को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। किस करते हुए आदित्य ने शुभी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया। शुभी को अपने गाल पर आदित्य की पकड़ की वजह से दर्द महसूस होने लगा। वह झटपटाते हुए आदित्य के शोल्डर्स पर अपने हाथों से मारने लगी। आदित्य ने किस करना बंद कर दिया पर उसके होठ अभी भी शुभी के होठों से जुड़े हुए थे। शुभी किसकी वजह से जोर जोर से सांस ले रही थी। शुभी की चेस्ट अप डाउन हो रही थी। दोनों इस समय इतने नजदीक थे कि आदित्य की चेस्ट शुभी की चेस्ट पर दबाव डाल रही थी, किसकी वजह से शुभी के होठ हल्के से सूज गए थे। शुभी ने अपनी रोनी सूरत बनाकर कहा, आपका बहुत वेट है, मैं कहीं आपके नीचे दबकर मर ना जाऊं। आदित्य को शुभी की बात पर हंसी आ गई और उसने शुभी से कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आदित्य को इस समय शुभी अपनी ओर बेहद आकर्षित कर रही थी। उसको देखकर वह मदहोश हो रहा था। वैसे भी वह शुभी को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसे अपने अंदर एक गर्मी महसूस होने लगी थी। उसने एक बार फिर शुभी के निचले होठ को अपने होठों से पकड़ा और उसे काट लिया। शुभी के मुंह से कराहने की आवाज निकल पड़ी। शुभी लगभग रोते हुए बोली, यह क्या किया आपने? मुझे काटा क्यों? आप बहुत बुरे हो। आदित्य एक पल के लिए शुभी की बात को सुनकर रुक गया। उसके होंठ अभी भी शुभी के होठ के पास ही थे। उन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। उसने शुभी को देखते हुए सेडेक्टिवली कहा, ये मेरा हक है। मैं तुम्हें काटूं या तुम्हें पूरा खा जाऊं, तुम सिर्फ मेरी हो। शुभी अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य भी शुभी की आंखों में देख रहा था। वह शुभी की खूबसूरती में खो गया था। शुभी उसे पागल कर रही थी। उसने शुभी के पास से उठकर अपनी टी शर्ट उतारकर नीचे फेंक दी और वह उसके ऊपर आ गया और उसके गले को चूमने लगा। शुभी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। आदित्य का यूं उसके करीब आना उसके शरीर में एक कंपन पैदा कर रहा था। न चाहते हुए भी उसके हाथ आदित्य के बालों में चले गए। आदित्य ने शुभी को अपने और करीब करते हुए उसके कॉलर बोन के पास किस करना शुरू कर दिया। किस करते हुए उसने अचानक से शुभी को काट लिया। शुभी के मुंह से आह निकल गई और उसने कसकर आदित्य के बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। आदित्य ने अपने हाथ शुभी की कुर्ती में अंदर डाले और अब वो शुभी को हर जगह छूने लगा था। आदित्य की हरकत से शुभी की तो सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। आदित्य के हाथ इस समय शुभी की कमर को सहला रहे थे। वह शुभी के कान के पास आते हुए धीमी आवाज में बोला, वाइफी आई वॉन्ट यू। उसने उसके ईयरलॉब को अपने होठों से पकड़ लिया। शुभी को गुदगुदी होने लगी थी। वह अपने हाथ को आदित्य की चेस्ट पर रखकर उसे धकेलने लगी, पर आदित्य की मस्कुलर चेस्ट पर कोई असर नहीं हुआ, ना ही वो उसे अपने ऊपर से हिला पाए। छोटी सी शुभी आदित्य के नीचे दबकर रह गई।
शुभी ने हिम्मत करके आदित्य से कहा, छोड़िए मुझे गर्मी लग रही है। शुभी के हलचल ने आदित्य को तो जैसे और पागल कर दिया था। उसने शुभी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने एक बार फिर शुभी के होठों को अपने होठों से जोड़कर उसे वाइल्डली किस करना शुरू कर दिया। उसने उसे किस करते हुए थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी कुर्ती को निकालने ही वाला था कि तभी डोर नॉक हुआ। शुभी ने आवाज सुन ली थी पर आदित्य उसको तो होश ही नहीं, वह तो बस आज शुभी को जी भरकर प्यार करना चाहता था। तभी दोबारा डोर नॉक हुआ। अब आदित्य ने भी डोर नॉक की आवाज सुन ली थी। वो रुक गया। उसने अभी भी शुभी के होठों को अपने होठों से पकड़कर रखा हुआ था। डोर फिर से नॉक हुआ। शुभी ने आदित्य को धक्का दिया पर आदित्य उसे बिल्कुल छोड़ने को राजी नहीं था। शुभी ने गुस्से में आदित्य के शोल्डर्स पर अपने नाखून गड़ा दिए। आदित्य को दर्द हुआ तो उसने शुभी के होठों को छोड़ दिया और गुस्से से शुभी को देखने लगा। शुभी ने आदित्य की नज़र अपने पर देखी तो वो डर गई और डरते हुए बोली, कोई बाहर है, जाकर देखिए। आदित्य गुस्से से उठा और बोला, तुम खुद जाकर देख लो, तुम्हें ही ज्यादा फिक्र है। इतना बोलते हुए आदित्य बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा फिर नॉक हुआ। शुभ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।